हेलो बच्चों, कैसे हो? देखो, आज पढ़ेंगे गति के समीकरण, है ना। तो ये गति के समीकरण क्या है, कितने हैं और कौन कौन से हैं ये तो जानते हैं, लेकिन ये क्या काम आते हैं, है ना, क्या इनका यूज है, ये मैं बताऊंगा और इनके एग्जाम्पल भी देकर समझाऊंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, औरों को भी सेंड करें, ठीक है। तो देखो, जो गति के जो समीकरण होते हैं ना, आप सब जानते हो 3 प्रकार के होते हैं और वो क्या काम आते हैं। एक ये ध्यान से देखो, एक समान त्वरण से कोई वस्तु गति कर रही हो, कोई पिंड गति कर रहा हो एक समान त्वरण से। अब एक समान त्वरण क्या होता है, यानी कि समान एक्सीलरेशन, अर्थात उसकी जो स्पीड में जो परिवर्तन आ रहा है, वेग में जो परिवर्तन आ रहा है ना, वो क्या होना चाहिए, समान त्वरण से वो परिवर्तन होते रहना चाहिए, उस वस्तु के लिए है। जैसे एग्जांपल के लिए बताऊं, एक्सीलरेटर ऐसे खींचो कि इसकी स्पीड बढ़ रही है लेकिन समान, ऐसा नहीं कि कहीं बहुत ज्यादा बढ़ गई कहीं कम हो गई, ऐसे में नहीं, तो त्वरण समान लगते रहना चाहिए उसके, ठीक है ना। और इसका अच्छा उदाहरण तो यही है, जैसे मान लो कोई वस्तु को छोड़ देते हैं ना, तो स्वतंत्रता पूर्वक जो नीचे गिरती है ना, उसमें जो त्वरण लगता है ना, वो एक समान लगता है। आपको पता है वो क्या लगता है, जी, अर्थात गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण लगता है, जिसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं ना, वो समान लगता है। इसका मान आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो ये समान है, तो यही कंडीशन होनी चाहिए कि समान त्वरण से गतिशील होनी चाहिए वस्तु। एक तो ये मेन चीज है, ये ध्यान रखो अच्छी तरह से, वहीं पे ये नियम लागू होंगे, अर्थात ये गति के समीकरण वहीं पे लागू कर सकते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, 3 समीकरण होते हैं। अच्छा, ये क्यों होते हैं, क्या काम आते हैं? तो देखो, वस्तु या पिंड या कोई भी वाहन चल रहा है या वस्तु है, तो उसके वेग, समय, दूरी, है ना, इसके अंदर और त्वरण, इनमें क्या संबंध बताने वाले जो समीकरण होते हैं ना, उनको कहते हैं गति के समीकरण। तो 3 समीकरण है, आप सब जानते हैं। तो पहला है v बराबर u प्लस at। पहला क्या है, v बराबर u प्लस at, यह पहला समीकरण है। दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये दूसरा समीकरण है। और तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ऐसे करके ये 3 समीकरण है। वैसे तो सभी जानते होंगे कि हाँ ये 3 समीकरण है, लेकिन मैंने बताया पहली बात तो ये कब लागू होंगे, कब ये समीकरण लगा सकते हैं, और अपना जो आंसर है या जो उद्देश्य है वो पूरा होगा कब होगा, एक समान त्वरण से वह वस्तु गतिशील होनी चाहिए। तो देखो फिर वो, अच्छा फिर ठीक है, एक समान त्वरण से गतिशील है, फिर ये समीकरण लगेंगे, लेकिन ये समीकरण क्यों लगा रहे हैं और हमें क्या देंगे, ध्यान से देखो। v, यहाँ पे जो v है ना, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है, कण की अंतिम वेग है, और ये प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है। ये त्वरण है a और t टाइम है, अर्थात इनमें, और ये क्या है, दूरी। तो इनके अंदर दूरी कह दो, विस्थापन कह दो, स्थिति कह दो, तो इनमें संबंध बता रहे हैं। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ इनको, ठीक है, यहाँ आगे लिख देता हूँ कि ये क्या है। तो यहाँ पे देखो, u तो क्या है, प्रारंभिक वेग कह दो, प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और v बराबर क्या है, अंतिम वेग, अंतिम वेग या फाइनल वेलोसिटी कह दो, ठीक है। a क्या है, a है त्वरण अर्थात एक्सेलरेशन, और t क्या है, t बताता है टाइम, ठीक है ना, अर्थात समय, समय को बताएगा। और s बताता है दूरी या विस्थापन, ठीक है ना, दूरी या विस्थापन को बताता है। तो इस प्रकार से इनके अंदर संबंध बताने वाले समीकरणों को क्या कहते हैं, गति के समीकरण, और ये 3 होते हैं। अच्छा, ये तो है कोई सीधी रेखा में एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु है ना, उनके लिए। जबकि कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण में अगर गति कर रही है, चल रही है, उसके लिए जो समीकरण है ना, वो भी यही है। बस वहां फर्क क्या है, वहां जो त्वरण है, एक्सीलरेशन है ना, वहां पे a न होके g, गुरुत्वीय त्वरण g काम आएगा। तो सिंपल समीकरण वो क्यों वही रहेंगे, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की जगह g आ जाएगा। तो g बस हो गया, आपकी समझ में आ गया होगा। तो गुरुत्वाकर्षण में कोई स्वतंत्रता पूर्वक वस्तु गिर रही है, तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, g आ जाएगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट देखो
कि गुरुत्वाकर्षण में स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु, देखो गुरुत्वाकर्षण में स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का मतलब क्या रहा, जैसे आपको पता है मैं इस पेन को छोड़ूंगा तो क्या है, नीचे आएगा, ही नीचे गिरेगा। ऐसे कोई पत्थर को छोड़ दो आप तो वो भी नीचे सीधी रेखा में चलता रहेगा, नीचे गिरेगा, ठीक है ना। तो लेकिन उस पर क्या क्या लग रहा है, उस पर त्वरण लग रहा है, कौन सा, गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है जी, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कोई मीनार से आप कोई पत्थर को छोड़ते हो या कोई 2-5 मंजिला बिल्डिंग है उससे किसी पत्थर को छोड़ देते हो तो वह क्या करेगा, नीचे गिरता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन ध्यान रखो ऊपर जैसे आपने छोड़ा है वहां पे उसका वेग कम है और जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा वैसे उसका वेग बढ़ता जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, वेग बढ़ रहा है किस वजह से, इस त्वरण की वजह से, गुरुत्वीय त्वरण की वजह से। तो वेग में लगातार परिवर्तन हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन लग रहा है। तो कौन सा एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, गुरुत्वीय, इस वजह से उसका वेग लगातार बढ़ता जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये समीकरण काम आएंगे। पर एक चीज और समझो ध्यान से, देखो स्वतंत्रता पूर्वक कह रहा है, स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तुओं के लिए। जैसे मैंने देखो इस पेन को कुछ नहीं किया, सिर्फ छोड़ दिया, इसको कहते हैं स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तुएं। ऐसे नहीं कि आपने कोई पत्थर लिया और ऐसे जोर से मार रहे हो, जोर से फेंक रहे हो, ऐसा नहीं, उसमें आपने अपनी तरफ से भी बल लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। स्वतंत्रता पूर्वक अगर छोड़ा है, ऐसे छोड़ दिया, पकड़ रखा था और छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा वो, तो स्वतंत्रता पूर्वक गिरता रहेगा, तब ये लगेगा, ठीक है ना, तब ये समीकरण काम आएंगे। तो ये भी याद रखो, स्वतंत्र रूप से गिरती रहनी चाहिए वस्तुएं। जैसे मान लो आप ऊपर छत पे हो और आपके हाथ में बॉल है और आपने मजाक किया और अपने दोस्त को मान लो बॉल से थोड़ा सा ऐसे मारते हो तो आपने खुद ने बल लगाया वहां पे, तो वहां काम नहीं करेगा ये। स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दो और वो भी ऐसे कैसे छोड़ दो ताकि वो सीधा जाए, ऐसे ऐसे नहीं, ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होना चाहिए, तब ये समीकरण काम आएंगे। तो मैंने बताया वही समीकरण है, क्या क्या, वही v बराबर u प्लस, अब at की जगह क्या हो जाएगा, gt, ये पहला समीकरण हो गया। और s बराबर वही ut प्लस हाफ, अब क्या हो जाएगा, अब gt स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs। तो देखो उसमें इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ a की जगह क्या आ गया, g आ गया। तो इस प्रकार से वही पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण और ये तीसरा समीकरण। तो ये तीनों समीकरण गुरुत्वीय त्वरण में काम आएंगे, अर्थात स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तुओं के लिए ये काम आएंगे। हाँ, तो अब देखो इसके एग्जाम्पल देखो कि ये कहाँ काम आए और ये समीकरणों का क्या महत्व है ना, इन इक्वेशंस का क्या महत्व है वो देखेंगे। जैसे क्वेश्चन है, एक कार की चाल 5 सेकंड में 45 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 80 मीटर पर सेकंड हो जाती है ना। चाल की जगह वेग कर दो, वेग कह दो पहले, है ना। तो एक कार का वेग 5 सेकंड में 45 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 80 मीटर पर सेकंड हो जाता है, ठीक है। तो त्वरण ज्ञात करो, अर्थात क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन ए पूछ रहा है। तो मैंने समीकरण बताए थे ना गति के, तो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो उनमें से देखो कौन सा काम आएगा। जैसे पहला है v बराबर u प्लस at, ठीक है ना। दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ ध्यान से देखो कौन सा लग रहा है, देखो यहां से बढ़कर ये हो गया, अर्थात पहले वेग ये था फिर बाद में ये हो गया। तो देखो प्रारंभिक वेग, ये अंतिम वेग, ये त्वरण पूछ रहा है, टाइम दे रखा है इसलिए यही लगेगा, दूरी नहीं दे रखी है इसलिए ये नहीं लगेगा। यहाँ देखो प्रारंभिक दे रखा है, अंतिम, इसके अंदर क्या क्या है, अंतिम है v स्क्वायर बराबर, अंतिम है, प्रारंभिक है और त्वरण पूछ रहा है लेकिन दूरी नहीं दे रखी। जब इस क्वेश्चन में दूरी की चर्चा ही नहीं हुई है, विस्थापन की कोई चर्चा नहीं हुई है, तो ये दोनों नहीं लगेंगे। जिसमें ऐसा आ रहा है ना वो नहीं लगेगा, तो कौन सा लगेगा, ये लगेगा। ये भी आपको समझना चाहिए कि 3 समीकरण है गति के, लेकिन इन 3 में से कौन सा लगेगा ये इंपॉर्टेंट है। तो समझ में आ गई होगी कौन सा लगेगा, ये लगेगा। तो क्या लगा, सूत्र है v बराबर u प्लस at, ठीक है। तो ये लगा दो और इसमें मान रख दो। यहाँ पे a पूछा गया है, अंतिम वेग क्या है 80 और बराबर प्रारंभिक क्या है 45 और प्लस a पूछा गया है और इंटू t, टाइम क्या है 5, यहाँ इंटू 5 कर दो, ठीक है ना। तो अब देखो, तो पहला काम इसको इधर कर लो,
80 माइनस 45, ठीक है ना, इसको यहाँ ले आए, अब ये बचा अर्थात 5a कह सकते हैं इसको, गुणा हो रहा है ना, तो ये हो गया 5a। अब देखो 80 में से 45 गए तो 5a को की बार यहाँ लिख लो, क्योंकि आंसर निकालना है ना अपने को, यहाँ लिख लो 5a बराबर, तो 80 में से 45 गए तो 35 बच गए, तो अब a बराबर क्या हो जाएगा 35/5, तो 5 7 35, अर्थात a बराबर क्या आया 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर हो गया। क्या पूछा गया था, त्वरण पूछा था कि 45 मीटर पर सेकंड से वेग है ना बढ़कर कितना हो गया, इतना हो गया, कितने टाइम में हुआ ये 5 ही सेकंड में बढ़ के इतना हो गया, तो त्वरण बताओ। तो देखो प्रारंभिक वेग दे रखा था 45, अंतिम वेग वो भी दे रखा था 80, और त्वरण पूछ रहा था लेकिन टाइम भी दे रखा था t, इससे निकाल लिया। तो इस प्रकार से ऐसे काम आता है कहने का मतलब। तो समीकरण क्या काम आया, ऐसे किसी इस सिचुएशन में इसको हल करने के काम आया। ऐसा कब हुआ, ये एक समान से क्या हो रहा है, एक समान त्वरण से गतिशील है ये वस्तु, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखो, अब अगला है एक वाहन की चाल 60 मीटर पर सेकंड थी जिसे ब्रेक लगाकर 5 सेकंड में रोक दिया जाता है। अर्थात उस वाहन को क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। वाहन चल रहा था और उसकी चाल क्या थी 60 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक वाहन चल रहा था, ब्रेक लगाया और उसको रोक दिया, और रुकने में कितना टाइम लगा 5 सेकंड। तो वही त्वरण ज्ञात करो, ये पूछ रहा है। तो इसके अंदर भी देखो ध्यान से, वेग दे रखा है, टाइम दे रखा है, और क्या पूछ रहा है त्वरण, तो वही पहला लगेगा, अर्थात v बराबर u प्लस 80। देखो ध्यान से ये लगेगा, तो देखो v ये था, तो ये क्या है, चल रही है वस्तु, चल रही है ना, वाहन चल रहा है, इसका मतलब ये वेग है जो प्रारंभिक है। अंत में क्या हो गया, रोक दिया मतलब वाहन रुक गया, तो अंतिम वेग क्या हो गया 0। तो या तो ये तो क्या है v बराबर 0, और u क्या है 60 मीटर पर सेकंड, और प्लस a पूछा गया है और t दिया गया है क्या है 5 सेकंड, तो इंटू 5। मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। तो देखो इधर तो 0 है ना, तो जैसे इस पक्ष को मैं इधर लिख देता हूँ, एक ही बात है, 60 प्लस और a इंटू 5a बराबर इधर क्या है, अंतिम वेग क्या हुआ 0, अर्थात वाहन रुक गया ना ब्रेक लगाने से, तो अंतिम वेग हो गया 0। तो अब देखो 5a को यहीं रहने दो और 60 को उधर ले जाओ, तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे ये प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो गया 0 माइनस 60 अर्थात माइनस 60। तो a बराबर क्या हो गया 60 माइनस 60 अपॉन 5, तो कितना आया -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि आप पीछे बताया मैंने एक्सीलरेशन का जो विमा है, अर्थात इसका जो यूनिट है वो क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, ऐसे लिख दो या मीटर पावर लगा दो माइनस की दो, है ना, दोनों में से कैसे भी लिख सकते हैं। इसलिए a क्या आया -60 अपॉन 5 अर्थात -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका आंसर है। तो अच्छा ये माइनस में क्यों आया, ध्यान से देखो माइनस में आया, माइनस में आया मतलब एक तरह से देखो त्वरण क्या करता है वेग में परिवर्तन करता है, लेकिन जो पॉजिटिव त्वरण होता है वो वेग को बढ़ाता है, और नेगेटिव आया है तो ये वेग को क्या कर रहा है घटा रहा है। तो देखो ध्यान से घटाई तो रहा है, पहले स्पीड क्या थी 60 और फिर त्वरण लगा अर्थात जिसको मंदन भी कहते हैं, है ना, तो इसको रोक दिया गया, तो 60 से घटाकर क्या कर दिया 0। तो माइनस अगर त्वरण लग रहा है, माइनस का मतलब समझ जाओ रोका गया है, प्लस का मतलब वेग बढ़ा है, और माइनस का मतलब वेग घटा है। तो यहाँ पे जो a आया है वो माइनस में आएगा, तो इसका मतलब रोक दिया गया है। 60 से चलती हुई है ना वाहन को 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वाहन चल रहा था और उसको रोककर 0 कर दिया, इसलिए आंसर माइनस में आया है। तो पता चल रहा होगा यहाँ पे ये भी पता चला होगा कि माइनस का अर्थ क्या हुआ, माइनस में आया है मतलब उसको रोका गया है, सीधी सी बात। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन है कि एक बहुमंजिला बिल्डिंग से पत्थर को गिराया जाता है ना, बहुमंजिला बिल्डिंग है ना, और यहाँ से एक पत्थर को छोड़ा जाता है, गिरा दिया जाता है। तो बहुमंजिला बिल्डिंग से पत्थर गिराया जाता है, 5 सेकंड बाद पत्थर का वेग क्या होगा, छोड़ दिया तो 5 सेकंड बाद में उसकी स्पीड क्या होगी। देखो बहुमंजिला बिल्डिंग से पत्थर को ऐसे छोड़ दिया, जैसे मैंने पेन को पकड़ रखा है, मैंने छोड़ दिया, ठीक है।
तो इस प्रकार से उस पत्थर को छोड़ा गया है। देखो ध्यान से, जब छोड़ा तब उसका वेग क्या था, 0, हाथ में था ना वो, तो 0 था। और जैसे ही छोड़ दिया अब उस पर त्वरण लगने लग गया, और वो त्वरण कौन सा है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण लगेगा अर्थात जी लगेगा। तो इस त्वरण की वजह से वो नीचे आएगा, लेकिन 5 सेकंड बाद में उसका वेग क्या हो जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे भी गति का समीकरण कौन सा लगेगा, वही लगेगा, लेकिन आपकी बार गति सरल रेखीय अर्थात क्षैतिज नहीं है, आपकी बार ऊर्ध्वाधर है, ऊपर से नीचे छोड़ा गया है, और उसमें त्वरण भी जी लगेगा। तो फिर क्या होगा, आपकी बार समीकरण जो है वो मैंने बताया था गुरुत्वाकर्षण के लिए जो लगता है, अर्थात v बराबर u प्लस जी टी, आपकी बार ए टी की जगह जी टी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है। अब देखो ध्यान से, ये पूछ रहा है अंतिम वेग, यानी कि बाद 5 सेकंड के बाद में वेग क्या होगा, अर्थात अंतिम वेग पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, v पूछ रहा है। आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, है ना, हल करने के लिए। मैं तो जैसे u बराबर 0 अर्थात प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, g बराबर 9.8 कर दो, है ना, और t बराबर टाइम 5 सेकंड। इस प्रकार से ये दिया हुआ है ना, इसको लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये पूछ रहा है, अर्थात v बराबर ज्ञात करना है, पूछ रहा है, तो v को यहीं रहने दो, u का मान कितना रखोगे, 0 प्लस g 9.8 इंटू टी, समय, ठीक है ना। तो वेग इसको गुणा कर दो, तो वेग क्या हो जाएगा, 8 पंजे 40, 0 और 45 और 4 49, और ये 10 मुगल यहाँ लग गया, तो क्या आया, v बराबर 49। अब ये क्या है, 49 मीटर पर सेकंड। देखो ध्यान से, वेग है ना, तो वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड, इसलिए इसका आंसर आया है 49 मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये लगा कि जी वाला अर्थात ए त्वरण, यहाँ पे ए नहीं है, जी है। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि कौन सा सूत्र लगेगा, और यही क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे भी दूरी का मामला नहीं है कि बिल्डिंग की ऊंचाई बताई गई या कि ये बताया गया कि पत्थर इतनी दूर गया। यहाँ पे अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और टाइम की बात हो रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कण का त्वरण 4 मीटर पर सेकंड है तो 5 सेकंड बाद में कण का वेग तथा कण द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। देखो इस क्वेश्चन में 2 चीजें पूछ रहा है, एक तो वेग पूछ रहा है और एक दूरी पूछ रहा है, 2 चीज पूछ रहा है। दे क्या रखा है, तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ ऊपर हल। देखो ध्यान से, पहली बात तो इधर साइड में रखो कि दिया क्या है, क्या क्या दे रखा है, एक कण का त्वरण अर्थात ए दे रखा है, त्वरण कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं दे रखा, यहाँ पे स्क्वायर लगा लो, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम अर्थात टी दे रखा है 5 सेकेंड, ठीक है। तो इसका वेग क्या हो जाएगा, पूछ क्या रहा है, वेग पूछ रहा है, अंतिम वेग मतलब फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, और एक क्या पूछ रहा है, दूरी एस पूछ रहा है। तो ध्यान से देखो, ये 2 चीज दे रखा है केवल, और ये 2 पूछ रहा है। पहला जो समीकरण है ना उसको देखो ध्यान से, v बराबर u प्लस ए टी, u प्लस ए टी। तो देखो इसके अंदर v पूछ रहा है, ठीक है, a दे रखा है, t दे रखा है, u बहुमंजिला, ये क्या नाम है, देखो यहाँ पे त्वरण, जब वेग पूछ रहा है और पहले वाला वेग दिया नहीं ना तो उसको 0 मान लेते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब उसने स्टार्टिंग की है। तो u बराबर क्या हो गया, ये भी लिख लो, u बराबर क्या है 0, यहाँ पे लिख दो u बराबर 0 प्लस a यानी कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम इंटू 5, तो कितना हो गया 20। तो देखो ध्यान से, v बराबर क्या आया 20 मीटर पर सेकंड, ये फाइनल वेलोसिटी आ गई। तो एक तो ये पूछ रहा था कि अंतिम वेग बताओ, उसका वेग ज्ञात करो, वेग बताओ, तो एक तो ये आ गया। अब जब वेग आ गया, पूछ रहा है दूरी, तो दूरी के लिए देखो दो समीकरण है, बताया था मैंने, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक तो यह है, एक है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देख लो दोनों में से कौन सा लगाते हो वो लगा लो, कोई सा भी लगा लो।
ये प्रारंभिक वेग दे रखा है, एक त्वरण दे रखा है, दूरी पूछ रहा है, ये दे रखा है। तो या तो इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, है ना। कोई इससे भी निकाल सकते हो, दोनों से आ जाएगा। जैसे मैं दोनों से निकाल के बता देता हूँ, यहाँ पे मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो पहले s बराबर यहाँ रख लो, u क्या है 0, तो 0 इंटू टी, तो ये 0 हो जाएगा पूरा, प्लस हाफ और a दे रखा है कितना इंटू 4 और t 5 यानी कि 5 का स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, ये तो हो गया पूरा 0 और ये काट देंगे तो ये हो जाएगा 2। तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 को 2 से गुणा करेंगे तो 50। तो s बराबर क्या आया 50 मीटर। तो इससे तो आ गया 50 मीटर। अब इसको भी रख के देख लेते हैं। यहाँ पे देखो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे u स्क्वायर क्या है 0, u 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 का 2 इंटू a का 4 और s पूछ रहा है इंटू s पूछ रहा है। तो देखो ध्यान से, ये तो पूरा 0 हो गया और ये क्या हो गया 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 हो गया, यानी कि 8s बराबर कितना इसका स्क्वायर। अर्थात क्या है, अब ये अभी जो निकाला था ना वेग, तो वो आया था 20, तो क्या कर दो 20 का स्क्वायर कर दो। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ 400 बराबर, यहाँ हो गया 8s, है ना, 8s बराबर इतना। तो s बराबर 400/8, तो कितना आया वही 50। देखो इससे भी 50 मीटर आ रहा है, इससे भी 50 मीटर आ रहा है, कोई सा भी नहीं। आपको हल करने के लिए वो मिल जाना चाहिए। तो दोनों से देखो हल किया वही आ रहा है, तो समझ में आ रही है कि गति के समीकरण कैसे काम करते हैं। यहाँ पे गति के समीकरण देखो, इसने जब पूछा कि अंतिम वेग यानी कि बाद का वेग पूछ रहा है, तो उस सूत्र से हमने कौन से सूत्र से, पहले फर्स्ट जो समीकरण है ना v बराबर u प्लस 80 से निकाला, तो कितना आया 20 मीटर आया था, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये तो इसे निकाल लिया। बाद में s पूछ रहा है, तो s देखो दोनों में ही है और दोनों में ही जो अंदर दे रखे हैं उनमें से सब अपने पास है, जैसे कि प्रारंभिक वेग, टाइम, त्वरण, है ना, दूरी सब है। तो इस हिसाब से दोनों से निकाल सकते हो। दोनों से निकाल के बता दिया मैंने कितना आ रहा है, वही 50 मीटर आ रहा है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से ये गति के 3 समीकरण थे और ये क्यों थे, कहाँ लगते हैं और क्या काम आते हैं, ऐसे एग्जाम्पल देके बता दिया मैंने। तो ऐसे ही काम आते हैं। आप जनरली तो एक चीज समझो, ये मेन इनका रोल है ना, जैसे मान लो कोई मीनार है, कोई बिल्डिंग है, वहां से देखो पत्थर को सीधा छोड़ो और वो पत्थर जमीन को कितने टाइम बाद में टच कर देता है, उस टाइम के हिसाब से बिल्डिंग की ऊंचाई बता सकते हैं लगभग, ठीक है ना, कि कितनी ऊंची बिल्डिंग है। तो ये ऐसे काम आते हैं। देखो इसका भी एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो ये कोई मीनार या कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग है, लेकिन पता नहीं कितनी ऊंची है, ये पता नहीं है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, इसकी छत पे अगर खड़े हो तो ये कितनी ऊंची है, इसको चेक करने के लिए क्या करो, एक पत्थर लो और उस पत्थर को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दो। तो ये और फिर घड़ी में टाइम चेक कर लो कि ये कितने टाइम में जाके उस धरातल को टच करता है। जैसे सपोज 6 सेकंड में टच करता है, कितने में 6 सेकंड में टच किया इसने, तो फिर ये मीनार कितनी ऊंची है या ये बिल्डिंग कितनी ऊंची है ये पता लगा सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए कि ये बिल्डिंग कितनी ऊंची है ये पता करने के लिए जो समीकरण लगेगा ना, वो देखो ये लगेगा s बराबर ut प्लस हाफ और gt स्क्वायर, ठीक है ना, ये लगेगा। दूरी पूछ रहा है ना, तो ये दूरी वाला रखेंगे। तो देखो प्रारंभिक वेग जब आपने हाथ में पकड़ रखा था उस वक्त बिल्कुल स्थिर था, कोई वेग नहीं था उसका, तो 0, तो ये तो हो गया 0 इंटू टी अर्थात पूरा 0, फिर प्लस हाफ, अब g गुरुत्वीय त्वरण लगभग मान लो तुम 10 रख लो मान, और इंटू टी, टी यानी कि 6 सेकेंड है ना, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसको काट दो तो ये 5 हो जाएगा, तो 36 इंटू, ये पूरा 0 हो गया, तो 36 इंटू 5, ठीक है, तो 6 पंजे 30 और 15 और 3 18। इस प्रकार से इतने मीटर, इस प्रकार से बता सकते हैं बिना कुछ किए, केवल एक पत्थर डाला ऊपर से, ये पत्थर कितने टाइम में धरातल को टच किया पता लगा लिया स्टॉपवॉच से कि 6 सेकंड में टच किया।
और उसका लगभग बिल्डिंग का पता चल गया कि वो कितनी ऊंची है, कितनी ऊंचाई पे आप खड़े हो, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसका पता लगा सकते हो। तो ऐसे ही काम आते हैं गति के समीकरण, ठीक है ना। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।